हम देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिंगल शीट ऑफ चार्ज। ठीक है, इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज। ठीक है। अच्छा, इसकी डेरिवेशन की तरफ मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि वो ऑलरेडी आपको आती है। ठीक है, तो मैं इसकी सिंपल फार्मूला और उसकी इम्प्लीकेशंस किस तरह से उस फार्मूले को अप्लाई करते हैं ये आपको यूज करना सिखाऊंगा। ठीक है, अगर मैं सिंगल इनफाइनाइट शीट की मैं बात कर रहा हूं तो इसका मतलब है इसकी दो तरह की टाइप्स हो सकती हैं। ठीक है, एक होती है कंडक्टिंग शीट। ठीक है, मतलब वो किसी मेटल से बनी हुई है। ठीक, और दूसरी होती है इंसुलेटिंग शीट। ठीक है, दोनों लफ्ज आपको मिलेंगे एमसीक्यूज की बुक्स में। अगर कोई भी साथ मेंशन ना हो कि इंसुलेटिंग है या कंडक्टिंग है, तो आपने जिस तरह आपकी बुक्स में है पंजाब में भी और केपीके में भी, तो आपने उसे एज्यूम कर लेना है कि वो इंसुलेटिंग है। बाय डिफॉल्ट वो इंसुलेटिंग है अगर कोई लफ्ज आपके पास ना हो, उसने कोई इंफॉर्मेशन ना दी हो। ठीक है। अच्छा, तो सबसे पहले हम देखते हैं ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग, ठीक है, या फिर इंसुलेटिंग शीट। मतलब किसी भी प्लास्टिक की शीट बनी हुई है, प्लास्टिक हो सकती है, मीका हो सकती है, या कोई भी ऐसा मटेरियल नॉन कंडक्टिंग मटेरियल होता है, उस पे हम लगा देते हैं इस तरह से चार्ज। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज दे देते हैं, नेगेटिव चार्ज दे देते हैं। ठीक है, और ये एज्यूम किया है कि हमारे पास इनफाइनाइट है, ये शीट आपके पास इनफाइनाइट है। इधर से भी ये क्वेश्चन बन सकता है, हम क्यों एज्यूम करते हैं कि इनफाइनाइट है, फाइनाइट क्यों नहीं लेते? उसकी रीजन ये है कि अगर जिस वक्त हम इनफाइनाइट एज्यूम करते हैं, इसका मतलब है इससे पैदा होने वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आपके पास यूनिफॉर्म होगी। ठीक है, अगर ये फाइनाइट है, फाइनाइट, ठीक है, तो इससे बनने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो आपके पास वेरी करेगी। ठीक है, वो आपके पास नॉन यूनिफॉर्म होगी। ठीक है, ये छोटे छोटे इंपॉर्टेंट पॉइंट है थ्योरेटिकल एमसीक्यूज जिसमें आप अक्सर फंस जाते हैं। ठीक है, उनमें पूछे जा सकते हैं। अच्छा, बिल्कुल सुनहरा, आपने सही बताया, पैरेलल लाइंस इसलिए यूनिफॉर्म फील्ड को ही वो रिप्रेजेंट करती हैं। अच्छा, अगर आपके पास फाइनाइट है, शीट कोई फाइनाइट है, इसके एंड पे जो फील्ड बनेगी ना, वो इस तरह से पैरेलल नहीं होगी, टेढ़ी सी होगी। ठीक है, इस तरीके से, इस तरीके से। लेकिन मिड में इसमें भी यूनिफॉर्म बनेगी ऐसे। ठीक है, एंड्स पे इस तरह बनेगी। ठीक है, तो ये जो आपके पास नॉन यूनिफॉर्म फील्ड बन रही है इसे आप कहते हैं फ्रिंजिंग फील्ड। फ्रिंजिंग फील्ड। कोई एग्जामिनर आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि फ्रिंजिंग फील्ड इज द एग्जांपल ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड और नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो पहला एमसीक्यूज ये भी बन सकता है, फ्रिंजिंग फील्ड इज बेसिकली, आपके पास होती है नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, पहला क्वेश्चन इस तरीके से भी बन सकते हैं। अच्छा, ये तो बहुत सिंपल सी बेसिक सी बातें थी। अब हम आते हैं कि नॉन कंडक्टिंग शीट या प्लास्टिक शीट को आप पॉजिटिव चार्ज देते हैं तो इससे बनने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो, उसका मैग्नीट्यूड क्या होगी, वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती होगी। ठीक है। अच्छा, इससे बनने वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, बेसिकली उसकी वैल्यू होगी, ये उसकी मैग्नीट्यूड है। ठीक है, मैग्नीट्यूड, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी होती है, मैग्नीट्यूड भी होती है, तो मैं अज्यूम करता हूँ ये उसकी मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला है। तो इससे बनने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू सरफेस चार्ज डेंसिटी डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है। अच्छा, ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, किसकी? नॉन कंडक्टिंग की। अब ये किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड कर रही है? अगर आपके पास, लिख लें, इधर हेडिंग लगा लें, फैक्टर इफेक्टिंग। ठीक है, फैक्टर अफेक्टिंग इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिंगल इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज। ठीक है,
तो पहली चीज है, पहला फैक्टर है आपके पास, ये डिपेंड कर रही है सरफेस चार्ज डेंसिटी। ठीक है, अगर आप सरफेस चार्ज डेंसिटी डबल कर देते हैं, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी डबल हो जाएगी। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड वैल्यू की भी वैल्यू डबल हो जाएगी। ठीक है, दूसरी चीज किस पे डिपेंड कर रही है, ये डिपेंड कर रही है बेसिकली आपके पास मटेरियल मीडियम सराउंडिंग द पैरेलल शीट, सॉरी द इनफाइनाइट स्ट्रेट शीट। ठीक है, सराउंडिंग द शीट, वो किस तरह से, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये उस मटेरियल मीडियम की रिलेटिव परमिटिविटी पे डिपेंड करती है। अच्छा, मीडियम के लिए इसका क्या फॉर्मूला होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जो होगी, ई मीडियम इज इक्वल टू ई वैक्यूम डिवाइडेड बाय डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, या रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक है, तो इस तरीके से ये इनवर्सली रिलेटेड है। अच्छा, अब इधर इनिशियली आपके पास एयर थी जिसका ई आर जो है वो आपके पास 1.0003 है। ठीक है, लेकिन अगर आप इसकी जगह कोई और मटेरियल ले आते हैं, ठीक है, इंसुलेटिंग मटेरियल कोई और ले आते हैं, कोई भी ऐसा मटेरियल मीका ले आते हैं, या एसीटोन रख देते हैं, या कोई भी नॉन पोलर गैस डाल देते हैं, तो इस केस में आपके पास रिलेटिव परमिटिविटी इंक्रीज होगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो ये प्रोड्यूस कर रहा होगा वो डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, हो सकता है आपसे पूछ ले कि इधर वाटर रख दें सामने, ठीक है, आइस रख दें तो क्या होगा, तो इस तरह की चीजें भी आपसे पूछ सकता है। ठीक है, डिफरेंट तरह के वो क्वेश्चन पूछ सकता है। अच्छा, अब आते हैं, इसमें एक बहुत यूनिक किस्म का एमसीक्यूज बनता है, ये एमसीक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट्स से आपके पास है एक इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज, ठीक है, वो प्रोड्यूस कर रही है इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए, ठीक है, एंड एट पॉइंट बी। ठीक है, ए को मैं जरा आगे ड्रा करता हूं ताकि आपको समझ आए। ये है पॉइंट ए का जो डिस्टेंस है, ये बेसिकली आपके पास शीट से लेकर इधर तक आर है, और इसका जो डिस्टेंस है ये 2r है या 2d है, ये आपके पास 2d है और ये d है। ठीक है, अच्छा, और पॉइंट ए पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आपके पास है ई ए, और पॉइंट बी पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आपके पास ई बी है। ठीक है, तो एमसीक्यूज क्या है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन ई ए एंड ई बी। ऑप्शन नंबर ए है ई ए इज इक्वल टू 2 EB। ठीक है, ऑप्शन बी है आपके पास ई बी इज इक्वल टू 2 EA। ऑप्शन सी है आपके पास ई ए इज इक्वल टू 4 EB। ऑप्शन डी है आपके पास नन ऑफ दीज। अब बताएं जुनैरा, अलिशबा, दोनों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। अच्छा, इसमें आपके पास ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ठीक है, नन ऑफ दिस। यहां पे आप पॉइंट लिखें, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखें, इस फार्मूले को देखें, इस फार्मूले को, कहीं पे भी इस फार्मूले में, इलेक्ट्रिक फील्ड के फार्मूले में, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज जो आपको गिवन है, कहीं पे भी ये इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड कर रही है डिस्टेंस पे, डिस्टेंस फ्रॉम द शीट। आंसर है ये डिस्टेंस फ्रॉम द शीट पे डिपेंड नहीं करती है, वो पॉइंट चार्ज की करती थी। ठीक है, इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो करती थी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर आती थी। लेकिन इस केस में आपके पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डिपेंड नहीं कर रही। तो इधर देखें, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज इज इंडिपेंडेंट
ऑफ डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द शीट। ठीक है, मुझे पता है ये डी था, ये 2D भी है, तो आपके मुताबिक 2D पे इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जानी चाहिए। ठीक है, अगर 2D पे सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाती है इस केस में, तो आपके जहन में ज्यादातर यही ऑप्शन आया होगा, बी ऑप्शन करेक्ट है, सॉरी ए ऑप्शन करेक्ट है। तो इस तरीके से नहीं है, ये आपके पास ई ए जो है वो बराबर हो जाएगी ई बी के, क्योंकि इनफाइनाइट शीट है और इनफाइनाइट शीट की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आपके पास डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करती है। मरियम, आपके जहन में पता है क्या आया है? आपने इस पे लगाया है इनवर्स स्केयर लॉ। ठीक है, इनवर्स स्केयर लॉ नहीं लगाना, वो पॉइंट चार्ज के लिए होता है। ठीक है, पॉइंट चार्ज ये होता है, इस तरह का कोई चार्ज। ये शीट है पूरी की पूरी, इस पे काफी ज्यादा आपके पास पॉइंट चार्ज डिपॉजिट है। ठीक, इसमें नन ऑफ दीज है। अगर मजीद वो आगे पूछे नन ऑफ दीज में कौन सा है, तो ई ए इज इक्वल टू ई बी। ठीक है, अब मजीद इसे मैं एक्सप्लोर करके आपको बताता हूं। अगर पॉइंट ए पे आपके पास एक चार्ज पड़ा है, वो है इलेक्ट्रॉन, और पॉइंट बी पे भी आपके पास है एक चार्ज इलेक्ट्रॉन। ठीक है, किस पॉइंट पे इलेक्ट्रॉन पे ज्यादा फोर्स लग रही है, ए पे या बी पे? ठीक है, जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो आपके पास दो फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, क्यू ई पे। ठीक है, चार्ज सेम है, और इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम है दोनों पॉइंट्स पे, तो लगने वाली फोर्स भी सेम होगी। मजीद आप इसे एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो पुरानी मेरी वीडियो जो पड़ी हुई है मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड, उसमें मैंने डिटेल में डिस्कस किया है। मजीद इसमें काइनेटिक्स के फैक्टर्स भी आ जाते हैं, मोमेंटम वगैरह, वो सारी चीजें भी आप इसमें देख सकते हैं। अच्छा, इस एमसीक्यूज को मजीद घुमाता है ये डिस्टेंस वाले को, किस तरीके से? इससे मैं मिटा रहा हूँ। ठीक है, इसे मैं मिटा रहा हूँ, इधर मैं लिख रहा हूँ। एक और पॉइंट लिखें या एक और एमसीक्यूज लिखें। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू infinite sheet of charge varies with option number A r की पावर -1, ऑप्शन बी r की पावर 0, ऑप्शन सी r की पावर 1, ऑप्शन डी r की पावर -2। अब बताएं। ठीक है, तो ये डिस्टेंस फ्रॉम शीट पे डिपेंड ही नहीं करती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्जेस डिपेंड्स ऑन आर की पावर 0। आर की पावर 0 तो क्या बनता है, किसी भी चीज की पावर 0 हो तो वो बेसिकली बराबर हो जाती है 1 पे। उसका मतलब ये है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द शीट। अच्छा, मैं इधर से इनफाइनाइट शीट को हटा दूं और मैं लिखूं पॉइंट चार्ज, देन बताएं किस तरह से वेरी कर रही है। इधर लिखते हैं -2 ऑप्शन डी में। अब बताएं, एमसीक्यूज चेंज कर दिया है मैंने। एमसीक्यूज में आपकी जगह इनफाइनाइट शीट को हटा के मैंने लिख दिया है पॉइंट चार्ज। तो आपको पता है पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी करती है ऐसे। ठीक है, r1/स्क्वायर। तो इस 1/r² को हम लिख सकते हैं ना, -2 ऊपर लेकर जाएंगे तो उसकी पावर जो है वो माइनस हो जाएगी, तो ये r की पावर -2। ठीक है, तो उधर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा अगर पॉइंट चार्ज ये बने। ठीक, मरियम आपको समझ आई ये चीज? अच्छा, तो मैं इसमें ज्यादा ही मतलब इंडल्ज हो गया था, हालांकि इतना वो नहीं था ये टॉपिक, लेकिन मेरे जहन में चीजें आती हैं ना तो मैं बताता जाता हूँ, इस तरह से भी एमसीक्यूज बनता है, इस तरह से भी एमसीक्यूज बनता है। अच्छा, अभी तो ये आपके पास मैंने इंसुलेटिंग लिखी हुई है शीट। ठीक है,
नॉन कंडक्टिंग शीट है, प्लास्टिक की बनी हुई है, लेकिन मेटेलिक शीट आ जाए तो उसका क्या फॉर्मूला होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का? कोई मुझे बता सकता है? मैं इसे मिटा रहा हूँ। तो मेटालिक शीट का ये फॉर्मूला है, ये डिराइव किस तरह से होता है ये आप छोड़ दें, ठीक है। लेकिन अ, ये नोट आप कर लें फॉर्मूला, क्योंकि अक्सर एमसीक्यूज में पूछ लेता है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंडक्टिंग या मेटालिक शीट, और ये सिंगल शीट है, ठीक है, सिंगल शीट है। इधर लिख लें से, ऐसा ना हो आप डबल शीट का समझ लें। ये सिंगल शीट का ये फॉर्मूला होता है, E इज इक्वल टू सिग्मा डिवाइडेड बाय अच्छा, इधर जो था ना नॉन नॉन कंडक्टिंग का, इधर 2 आता था, ठीक है, हाफ होती है। इधर सिर्फ एप्सिलॉन नॉट आता है। इसे इस फॉर्मूले को आप पीछे जाके करेक्ट कर लें अगर आप साथ साथ लिख रहे हैं। इधर 2 आता है, ठीक है, और इसमें 2 नहीं आता है, ठीक है, इसकी डबल शीट की तरह होती है। क्लियर? ये कैसे डिराइव करते हैं इसे, जरा सा ट्रिकी है, क्योंकि मेटल के अंदर जो है ना इलेक्ट्रिक फील्ड एक में जीरो हो जाती है। अगर नॉन कंडक्टिंग है, ठीक है, जिसमें प्लास्टिक आपने लिया तो उसमें आपके पास जीरो नहीं होती है, ठीक है। तो एक में 2 ही आ जाता है, सॉरी 2 एप्सिलॉन नॉट आ जाता है, और एक में सिंपल आपके पास एप्सिलॉन नॉट आता है, ठीक है। दोनों का डिफरेंस आपने याद रखना है। अच्छा, आप डबल शीट की बात करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डबल शीट ऑफ चार्ज। पैरेलल शीट्स ऑफ चार्जेस, ठीक है। इसका फॉर्मूला भी लिख लें, फिर मैं इसकी एप्लीकेशन की तरफ जाता हूँ। देखिए इसका फॉर्मूला है बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, जो पहला एमसीक्यूज बनता है, बहुत ही बेसिक एमसीक्यूज बनता है, जो आपकी बुक्स में अक्सर गिवन होता है, वो है बेसिकली दोनों का रेशियो पूछ सकता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिंगल शीट डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डबल शीट, ठीक है। तो सिंगल शीट का क्या है, सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, और डबल शीट का क्या है, सिग्मा डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, 1/2, या फिर आप इसे लिख सकते हैं 1:2, ठीक है। ये आपके पास पहला एमसीक्यूज इसमें से बन सकता है। अब डबल शीट को मजीद एक्सप्लोर करते हैं, इसमें 3-4 तरह के और एमसीक्यूज बनते हैं। अच्छा, ये आपके पास है एक पॉजिटिव शीट या नेगेटिव शीट। कोई मुझे बता सकता है इस पॉइंट ए पे इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या वैल्यू होगी? अच्छा, इस पॉइंट ए पे इलेक्ट्रिक फील्ड की बेसिकली आपके पास वैल्यू होगी ई ए इज इक्वल टू, अच्छा पॉइंट बी पे इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या वैल्यू होगी? सेम होगी, डिफरेंट डिफरेंट होगी एज कम्पेयर टू पॉइंट ए? ऑब्वियसली सेम होगी। अच्छा, पॉइंट, अब मैं आपसे एक एमसीक्यूज पूछता हूँ, ठीक है।
ये है पॉइंट ए और इसे दे दें पॉइंट बी का नाम, और इधर दे दें पॉइंट सी है एक। आप मुझे बता सकते हैं व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए, बी एंड सी। ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर बी है, ऑप्शन नंबर सी है, ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, तो ऑप्शन ए है ई ए ग्रेटर देन ई बी इज इक्वल ग्रेटर देन ई सी। ठीक है, ऑप्शन बी है आपके पास ई ए इज ग्रेटर देन ई बी इज इक्वल टू ई सी। ऑप्शन डी है आप सी है आपके पास ई ए, सॉरी इसे इस तरह लिखें ई सी, या आप इसे लिखें ई बी इज इक्वल टू ई सी ग्रेटर देन ई ए। ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। अब बताएं। जिस वक्त मैं आपको करवाऊंगा ये सारी चीजें आपकी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी, हर पॉइंट पे सेम होगी। सी। अच्छा, अगर दो पैरेलल एंड अपोजिट शीट्स हैं, दो पैरेलल एंड अपोजिट शीट्स हैं, तो अंदर तो सेम होगी, ये आपने सही तरीके से आइडेंटिफाई कर लिया है। ठीक है, अंदर सेम होगी, ई बी इज इक्वल टू ई सी। ठीक है, लेकिन बाहर क्यों कम होगी? उसकी रीजन है, ये जो पॉइंट ए है ना, बल्कि एक और एमसीक्यूज लिखें फिर मैं आपको इन दोनों का सोल्यूशन बताता हूँ। एट विच पॉइंट, इसी में ही लिखें, एट विच पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। ऑप्शन ए एट पॉइंट ए, ऑप्शन बी एट पॉइंट बी, ऑप्शन सी एट पॉइंट सी, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। हाँ, पॉइंट ए पे जीरो होगी, इसकी रीजन देखें। ये मैं जिस वक्त अपना एनईटी टेस्ट दे रहा था तो उसमें ये क्वेश्चन आया था। इस तरह की उन्होंने 3-4 बना के प्लेट्स दी हुई थी और डिफरेंट पॉइंट पे उन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड पूछी हुई थी। इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे पॉजिटिव शीट की वजह से जो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ना, उसकी डायरेक्शन होगी इधर। ठीक है, इधर। और आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्जेस डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करती है, नहीं करती है ना, तो मैग्नीट्यूड इधर भी उसकी सेम ही होगी। ठीक है, अच्छा, जो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव शीट ऑफ चार्ज है, वो टुवर्ड द नेगेटिव शीट होगी, उसकी डायरेक्शन इधर होगी, उसकी डायरेक्शन इधर होगी। ठीक है, तो इसकी भी इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जो नेगेटिव शीट की है येलो वाली, ये भी मैग्नीट्यूड में सेम होगी पॉजिटिव वाली के, क्योंकि दोनों की दोनों इनफाइनाइट शीट हैं। यहाँ पे इनफाइनाइट शीट आ गया तो इसका मतलब है ये डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करेंगी, तो इसका मतलब है मैग्नीट्यूड सेम है दोनों की, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है। तो इसी वजह से पॉइंट ए पे ये कैंसल आउट हो जाएगी, तो इधर आपके पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए जो है वो आपके पास जीरो हो जाएगी। क्लियर हो गया? लेकिन इस केस में नेट डायरेक्शन होगी अंदर बी और सी वाले केस में, ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है, नेट डायरेक्शन होगी दोनों की। तो इस केस में आपके पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो सिंपली बराबर हो जाएगी किसके, जो मैंने आपको फॉर्मूला लिखाया है। ठीक है, इस केस में अंदर अगर पड़ी हो ना तो दोनों सिंगल शीट की इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस हो जाती है। ठीक है, अगर वो अपोजिट हो। क्लियर होगी ये चीज? अब 10 मिनट रह गए हैं, 10 मिनट में मजीद आपको थोड़ा बहुत और कंटेंट देता हूँ, इसके कंसेप्ट आपको मजीद क्लियर हो जाएंगे। मरियम, आप क्लियर है ये चीज? अच्छा, अब एक और पॉइंट है।
मैं इसे चेंज करता हूँ, मैं दोनों आपको पॉजिटिव शीट्स देता हूँ, ठीक है, दोनों पॉजिटिव शीट्स हैं। दोनों आपके पास पॉजिटिव शीट्स हैं। जहां पे आपके पास है एक पॉइंट ए, यहाँ पे आपके पास है पॉइंट बी, और यहाँ पे आपके पास है पॉइंट सी, ठीक है। कोई मुझे बता सकता है कि किस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी और किस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मैक्सिमम होगी? क्या रिलेशन होगा? चले मैं आपको एक और चीज बताता हूँ, ऑप्शन दे देता हूँ ताकि आपके लिए आसानी हो। ऑप्शन ए लिखें, एक मिनट में से सर रेज कर दूं। ऑप्शन ए लिखें आप, ऑप्शन बी भी, ऑप्शन सी भी। ई ए इज इक्वल टू ई बी इज इक्वल टू ई सी, ठीक है। अच्छा, ई ए इज इक्वल टू ई बी ग्रेटर देन ई सी। अच्छा, ई ए इज इक्वल टू ई सी ग्रेटर देन ई बी। आप बताएं इन ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ठीक है, देखिए अंदर किसी भी पॉइंट पे, इनसाइड किसी भी पॉइंट पे आपके पास अगर शील्ड्स आपके पास सेम चार्ज ऑक्युपाई करती हैं, ठीक है, जिस तरह कि आपकी बुक्स में लिखा हुआ है, किसी भी पॉइंट पे आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी, ठीक है, अगर नेचर ऑफ चार्ज सेम है तो अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी। इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की कोई ना कोई वैल्यू होगी, ठीक है। वो वैल्यू क्या है? वो वैल्यू सिंपली आपके पास यही वैल्यू है, ठीक है। और ये वैल्यू डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करती है, क्योंकि पॉइंट ए जरा दूर है, पॉइंट बी पॉइंट सी जरा करीब है, तो इस पे बिल्कुल भी मैग्नीट्यूड डिपेंड नहीं करेगी, दोनों पे सेम होगी, ए और सी पे। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। अंदर बायर सेम और ग्रेटर देन ई बी। ई बी से क्यों ग्रेटर है? अंदर है ही जीरो, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। अच्छा, एक आपके लिए छोटी सी असाइनमेंट है इसी में से ही। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इन पॉइंट्स को हटा देता हूँ। मैंने इन पॉइंट्स को हटा दिया। अब जुनैरा क्या करती है, इधर आके एक पॉइंट चार्ज रख देती है क्यू, ठीक है। अब एक पॉइंट है इधर ए, इसे मैं येलो से ड्रा करता हूँ, ठीक है। और एक पॉइंट है बी। अब मुझे बताएं कि इस पॉइंट ए पे ज्यादा होगी या पॉइंट बी पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी? मैं आपको कंसेप्ट देखना चाहता हूँ कि आपके कंसेप्ट कितने क्लियर हुए हैं अनसीन न्यूमेरिकल या अनसीन इस तरह के क्वेश्चंस के लिए। बी पे ज्यादा होगी। अच्छा, मैंने अंदर आके ना इसी दो पैरेलल शीट के अंदर आके मैंने एक चार्ज रख दिया है, ठीक है। अच्छा, एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है। किस पॉइंट पे आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी? मैं इसे आपके लिए आसान करता हूँ, देखें। अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू शील्ड्स नहीं है, वो कैंसिल आउट हो गई है, सिर्फ इस पॉइंट चार्ज की वजह से आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो पॉइंट चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, पॉइंट चार्ज की, वो बेसिकली इनवर्सली रिलेटेड टू आर स्क्वायर होती है, ठीक है। तो बी दूर है तो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड लेस होगी, ठीक है। और ये करीब है तो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड मोर होगी। हाँ बिल्कुल, ठीक है, जरा इस तरह से भी सोचा करें। ऐसा क्वेश्चन मेरा नहीं ख्याल कि आएगा, लेकिन दे भी सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो पिछले क्वेश्चन मैंने करवाए हैं, ये मैंने खुद किए हुए हैं, ये मैंने एनईटी जिस वक्त दिया था तो इसमें आए थे,
ठीक है। अब तो लैपटॉप पे होता है और सॉरी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, तो इसमें तो मतलब इजीली बना सकते हैं। तो ये आप लाजमी करने, ये RMCQs की बुक्स में आपको मिलेंगे।